आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जावा स्क्रिप्ट पार्ट 2। बेसिकली हम सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे और इसमें जो भी टॉपिक हमें पढ़ना है वो कुछ टॉपिक क्लास 11th का है जो कि हम लोग ऑलरेडी क्लास 11th में पढ़ चुके हैं, और बाकी का जो चैप्टर है, जो भी टॉपिक है वो हमें 12th में पढ़ना है, जो कि हमने क्लास 11th में पढ़ा नहीं है। तो जो हमने क्लास 11th में पढ़ा है, एक वीडियो में हम लोग उसका रिवीजन करेंगे। एक सिंगल वीडियो में होगा, चाहे वीडियो थोड़ी लंबी क्यों ना हो जाए। और उसके बाद हम लोग अलग अलग जो भी हमारे पास टॉपिक दिया हुआ है सिलेबस में, उसे हम एक सेपरेट वीडियो में पढ़ेंगे। तो जो भी टॉपिक हम लोग पार्ट 2 में पढ़ने वाले हैं वो इस प्रकार है। फर्स्ट है रिवीजन ऑफ जावा स्क्रिप्ट क्लास 11th, जिसको हम आज के वीडियो में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है फंक्शंस, ऑब्जेक्ट्स, स्ट्रिंग इन जावा स्क्रिप्ट, स्ट्रिंग मेथड्स, एरेज इन जावा स्क्रिप्ट, एरेज मेथड, मैथ मेथड और इवेंट हैंडलिंग। ये टॉपिक हमारा जावा स्क्रिप्ट का पार्ट 2 का सिलेबस है। तो स्टार्ट करते हैं रिवीजन ऑफ जावा स्क्रिप्ट क्लास 11th। ये जितना भी टॉपिक है हमने क्लास 11th में ऑलरेडी पढ़ा है, तो इसे जस्ट हम गो थ्रू करेंगे, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। फर्स्ट कंसेप्ट है जावा स्क्रिप्ट वाज डेवलप्ड इन 1995 बाय ब्रेंडन इच। यानी 1995 में ब्रेंडन इच ने जावा स्क्रिप्ट को डेवलप किया था। और ये ब्रेंडन इच जो थे वो एक कंप्यूटर साइंटिस्ट और प्रोग्रामर थे नेटस्केप कम्युनिकेशंस कॉर्पोरेशन में। जावा स्क्रिप्ट एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, और इसमें इंटरप्रेटेड में क्या होता है कि हमें मशीन लैंग्वेज में कंपाइल करने की जरूरत नहीं होती है। इट इज एग्जीक्यूटेड बाय एन इंटरप्रेटर दैट रीड्स द सोर्स कोड एंड कन्वर्ट्स इट इनटू अ फॉर्म दैट डायरेक्टली एग्जीक्यूटेड। यानी ये जो लैंग्वेज है वो इंटरप्रेटर यूज करता है, और इंटरप्रेटर यूज करने से क्या होगा, जो सोर्स कोड है वो कन्वर्ट होता है और डायरेक्टली एग्जीक्यूट हो जाता। द इंटरप्रेटर एग्जीक्यूट्स द कोड लाइन बाय लाइन। एनी एरर दैट इज फाउंड बाय द इंटरप्रेटर on line of code on any line of code will stop the further execution of the program। अगर इंटरप्रेटर को कोई भी तरह का एरर मिलता है, तो उस टाइम पर क्या होता है, जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन है वो स्टॉप हो जाता है। और जब तक हम लोग एरर को रिमूव नहीं करते हैं, तब तक प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं करेगा। जो जावा स्क्रिप्ट का प्रोग्राम है उसे हम स्क्रिप्ट टैग की हेल्प से इम्प्लीमेंट करते हैं। There are three different places in HTML document where scripts can be used। अब हम जानते हैं कि जो जावा स्क्रिप्ट का प्रोग्राम होता है उसे हम HTML के साथ इंटीग्रेट करके बनाते हैं। तो HTML डॉक्यूमेंट में हम कहाँ-कहाँ इस स्क्रिप्ट टैग को प्लेस करते हैं, उसके बारे में हमें पढ़ना है। जैसे फर्स्ट पोजीशन हो सकता है बॉडी ऑफ द पेज। जो हम HTML प्रोग्राम बनाते हैं, तो HTML का प्रोग्राम दो पार्ट में डिवाइड रहता है, एक हेडर पार्ट और एक बॉडी पार्ट। तो हम स्क्रिप्ट टैग को बॉडी में भी डिफाइन कर सकते हैं, स्क्रिप्ट टैग को हेडर में भी डिफाइन कर सकते हैं, और एक्सटर्नल फाइल के फॉर्म में भी हम जावा स्क्रिप्ट के कोड को डिफाइन कर सकते हैं। अगर जावा स्क्रिप्ट का कोड एक्सटर्नल फाइल के फॉर्म में होगा, तो उस फाइल को हम .js एक्सटेंशन से सेव करते हैं, और जब हमें इसे HTML के साथ इंटीग्रेट करना होता है, इंक्लूड करना होता है, तो इसे हम स्क्रिप्ट टैग का यूज करके इंटीग्रेट करते हैं और फाइल का नाम देते हैं। तो इस तरह से क्या है कि तीन डिफरेंट प्लेस होता है जिसमें हम HTML टैग को स्क्रिप्ट टैग का यूज करके, HTML डॉक्यूमेंट में स्क्रिप्ट टैग का यूज करके जावा स्क्रिप्ट को इंटीग्रेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ जावा स्क्रिप्ट। अगर हम जावा स्क्रिप्ट के एडवांटेज की बात करें,
तो फर्स्ट एडवांटेज है, इट इज रिलेटिवली इजी टू लर्न एंड यूज, यानी जावा स्क्रिप्ट को हम इजिली लर्न कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है, इट कैन बी यूज फॉर क्लाइंट साइड एंड सर्वर साइड, दैट इज फ्रंट एंड एंड बैक एंड, यानी सर्वर साइड से भी इसकी जावा स्क्रिप्ट का यूज करके हम स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं, और क्लाइंट साइड से भी स्क्रिप्टिंग होती है। इट प्रोवाइड्स डायनेमिज्म एंड इंटरेक्टिविटी ऑन वेबसाइट्स। जावा एचटीएमएल का यूज करते हैं तो वेबसाइट स्टैटिक फॉर्म में बनता है, लेकिन अगर हम जावा स्क्रिप्ट का यूज करें तो डायनेमिक वेबसाइट हम क्रिएट कर सकते हैं, जो कि यूजर इजिली इंटरेक्ट कर पाता है, इंटरेक्टिव होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इट रन्स ऑन मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स एंड डिवाइसेस, इट इज सपोर्टेड बाय ऑल ब्राउजर। जावा स्क्रिप्ट जो है वो मल्टीपल डिवाइस पे सपोर्ट कर सकता है, मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे सपोर्ट कर सकता है, यानी हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम पे जावा स्क्रिप्ट प्रोग्राम रन कर सकता है। इट इज सपोर्टेड बाय ऑल ब्राउजर्स। नेक्स्ट पॉइंट है, देयर आर मेनी लाइब्रेरीज, फ्रेमवर्क्स एंड एपीआईज, यानी एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस इज अवेलेबल टू फैसिलिटेट टास्क, यानी जो जावा स्क्रिप्ट का प्रोग्राम है, तो जावा स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत सारे लाइब्रेरीज, फ्रेमवर्क और एपीआई अवेलेबल हैं, जिसका हम यूज करके अपने प्रोग्राम को डायनेमिक और इजी बना सकते हैं। क्रिएट विजुअली अपीलिंग web projects and to create drag and drop components like sliders etc to make the website more professional, यानी जावा स्क्रिप्ट के डिफरेंट काइंड ऑफ एलिमेंट का यूज करके हम किसी भी प्रोजेक्ट को या किसी भी वेब पेज को बहुत ज्यादा इंटरेक्टिव और प्रोफेशनल बना सकते हैं। तो ये कुछ टर्म था, जावा स्क्रिप्ट के एडवांटेजेस से रिलेटेड पॉइंट था, जिसको हमने पढ़ा, और इसी रीजन की वजह से जावा स्क्रिप्ट बहुत ज्यादा यूज भी किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है डेटा टाइप। अगर हम डेटा टाइप की बात करें तो जावा स्क्रिप्ट हो या फिर कोई भी लैंग्वेज हो, डेटा टाइप जो डिफाइन करता है, बेसिकली डेटा का टाइप डिफाइन करता है जो कि एक वेरिएबल स्टोर कर सके। डेटा टाइप्स इन जावा स्क्रिप्ट डिफाइन द डेटा टाइप दैट अ वेरिएबल कैन स्टोर, यानी एक वेरिएबल हमने अगर डिफाइन किया है तो किस तरह के डेटा को स्टोर कर पाएगा, ये इसका डेटा टाइप होता है। जावा स्क्रिप्ट सपोर्ट्स डिफरेंट डेटा टाइप्स। जो जावा स्क्रिप्ट है उसमें डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा टाइप्स यूज किए जाते हैं। अगर हम बात करें डेटा टाइप की तो दो कैटेगरी में जनरली डिवाइड कर सकते हैं, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव टाइप्स। द प्रिमिटिव डेटा टाइप्स इन जावा स्क्रिप्ट इंक्लूड स्ट्रिंग, नंबर, बुलियन, अनडिफाइंड एंड नल। द नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप includes the object, array and function, यानी जो बेसिक डेटा टाइप है उसे हम प्रिमिटिव बोलते हैं, और जो डिराइव किया हुआ है उसे नॉन प्रिमिटिव बोलते हैं। इन जावा स्क्रिप्ट NaN यानी नॉट अ नंबर इज शॉर्ट फॉर नॉट अ नंबर, दैट इज नॉट अ लीगल नंबर, यानी हम NaN जहां पर लिखते हैं इसका मतलब क्या होता है, हम नॉट अ नंबर डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रिमिटिव डेटा टाइप की, प्रिमिटिव डेटा टाइप में क्या है, पहला डेटा टाइप है नंबर, यानी न्यूमेरिक टाइप का डेटा टाइप। अ नंबर डेटा टाइप कैन बी एन इंटीजर, अ फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू, एन एक्सपोनेंशियल वैल्यू, ए NaN और इंफिनिटी। अगर हम प्रिमिटिव डेटा टाइप में भी नंबर से रिलेटेड डेटा टाइप की बात करें तो इंटीजर हो सकता है, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू हो सकते हैं, एक्सपोनेंट, NaN और इंफिनिटी, ये कुछ वैल्यूज हो सकते हैं। एक एक करके हम देखते हैं कि किस तरह से डिफाइन करेंगे। पहला है वेर a इक्वल टू 250। हमने पढ़ा भी है क्लास 11th में कि जो कोई भी वेरिएबल होता है उसे डिफाइन करने के लिए हम वेर कीवर्ड का यूज करते हैं। तो वेर a इक्वल टू 250, 250 यहाँ इंटीजर वैल्यू है, डबल स्लैश से हम जावा स्क्रिप्ट में कमेंट को लिखते हैं। नेक्स्ट है वेर b इक्वल टू 25.5,
यानी ये जो नंबर है ये डेसिमल कंटेन कर रहा है, इसलिए इसे हम फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू बोलते हैं, यानी रियल नंबर। नेक्स्ट, वेयर c इक्वल टू 10e4। 10e4 का मतलब है 10 एक्सपोनेंट e4, तो 10 और e4 यानी 10 टू द पावर 4 एक्सपोनेंट यहाँ पर। तो इस तरह से इवेलुएट करता है जब भी हम लोग एक्सपोनेंट का यूज करते हैं। नेक्स्ट है, देयर आर स्पेशल न्यूमेरिक वैल्यूज nan and infinity. If the number is divided by 0, the resulting value is infinity. यानी किसी नंबर को जब हम 0 से डिवाइड कर देते हैं तो इसका मतलब रिजल्ट क्या है, इंफिनिटी है। द टाइप ऑफ इनफिनिट नंबर, अगर किसी डेटा टाइप का हमें टाइप देखना है तो उसके लिए हम टाइप ऑफ फंक्शन का यूज करते हैं। तो ये टाइप जो है इंफिनिटी का टाइप बेसिकली नंबर होता है। नेक्स्ट है nan। nan result when we try to perform an operation on number with non numeric value। जैसे कोई नॉन न्यूमेरिक वैल्यू के साथ अगर हम मैथमेटिकल ऑपरेशन करवाते हैं तो ये पॉसिबल ही नहीं है कोई वैलिड रिजल्ट देना। तो उस केस में एन रिटर्न करता है। अगर हम इसका डेटा टाइप देखना चाहें तो टाइप ऑफ एन, तो टाइप ऑफ एन इसमें क्या होता है, ये एन टाइप का डेटा टाइप होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें न्यूमेरिक के बाद स्ट्रिंग डेटा टाइप की, तो स्ट्रिंग डेटा टाइप क्या होता है, द स्ट्रिंग डेटा टाइप in JavaScript can be any group of character enclosed by a single or double quotes। जब भी JavaScript में हम किसी भी डेटा को सिंगल या डबल कोटेशन में मार्क करते हैं, इसका मतलब वो डेटा क्या है, स्ट्रिंग है। नेक्स्ट, टू प्लेस a pair of quotes within string, the two should be different। जैसे अगर हम किसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग को सिंगल या डबल कोटेशन मार्क में इंक्लोज करके रखना चाहते हैं तो हमें डिफाइन करने के लिए उसका जो कोटेशन मार्क है वो डिफरेंट रखना होगा। जैसे अगर हम इस स्ट्रिंग को डिफाइन करते हैं वेयर str1, दिस इज अ स्ट्रिंग, यानी डबल कोटेशन मार्क में भी लिख सकते हैं, सिंगल कोटेशन मार्क में भी लिख सकते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि कुछ इस तरह का लिखा हुआ है, किसी स्ट्रिंग में पर्टिकुलर वर्ड जो है वो डबल कोटेशन मार्क में लिखा हुआ हो, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उस स्ट्रिंग को सिंगल कोटेशन मार्क में डिफाइन करना होगा। अगर हम चाहते हैं कि कोई स्ट्रिंग सिंगल कोटेशन मार्क में लिखा हुआ हो तो उसके लिए हमें जो डिफाइन करना होता है वो डबल कोटेशन मार्क में। तो इस तरह से क्या है कि हम स्ट्रिंग को डिफरेंट कैटेगरी में डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है बुलियन डेटा टाइप। अगर हम बुलियन डेटा टाइप की बात करें तो बुलियन डेटा टाइप का सिर्फ दो वैल्यू होता है, यानी आइदर ट्रू और फॉल्स। इट इज मोस्टली यूज्ड टू चेक अ लॉजिकल कंडीशन। यानी जब भी हम लॉजिकल कंडीशन यूज करते हैं, लॉजिकल कंडीशन की बात करें तो उसकी दो ही पॉसिबिलिटीज होती है, आइदर यस और नो। तो जो यस है, यस यानी ट्रू और नो मतलब फॉल्स। तो इस केस में जब भी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ दो पॉसिबिलिटीज हो, दो वैल्यू ही रिटर्न आ सके, तो उस केस में उस डेटा टाइप को हम बुलियन बोलते हैं। और बुलियन डेटा टाइप जो है आइदर ट्रू और फॉल्स वैल्यू को होल्ड करता है। जैसे टाइप ऑफ ट्रू बुलियन, टाइप ऑफ फॉल्स बुलियन। लेट्स सी एन एग्जांपल ऑफ कंपैरिजन स्टेटमेंट वेयर आउटपुट इज अ बुलियन। जैसे यहाँ पर क्या है, एक वेरिएबल हमने डिफाइन कर दिया वेर a इक्वल टू 5, दूसरा वेर b इक्वल टू 6। जब दोनों को कंपेयर करेंगे, एक डबल इक्वल टू साइन कंपैरिजन के लिए यूज होता है। जब हम कंपेयर करेंगे तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, फॉल्स, क्योंकि दोनों वेरिएबल क्या है, इक्वल नहीं है। नेक्स्ट है
अनडिफाइंड डिफाइंड डेटा यानी अगर हम किसी वेरिएबल को डिफाइन नहीं करते हैं तो उस केस में उस वेरिएबल का जो डेटा टाइप होता है वो नॉट डिफाइंड होता है और उसे हम अनडिफाइंड डेटा टाइप बोलते हैं। अनडिफाइंड डेटा टाइप मीन्स अ वेरिएबल दैट इज नॉट डिफाइंड। द वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड बट डज नॉट कंटेन एनी वैल्यू। यानी हम वेरिएबल को डिक्लेयर तो कर देते हैं लेकिन कोई वैल्यू हम असाइन नहीं करते, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। इन द फॉलोइंग एग्जांपल the variable a has been declared but it has not assigned a value it। जैसे where a हमने डिफाइन तो कर दिया लेकिन इसकी कोई वैल्यू नहीं दी है यानी नॉट डिफाइंड है, इसका मतलब अनडिफाइंड होगा। और जब हम इस वेरिएबल को प्रिंट करते हैं तो वेरिएबल कुछ भी रिजल्ट प्रिंट नहीं कर सकता क्योंकि ये वैल्यू क्या है, अनडिफाइंड है। इसी तरह से एक स्पेशल डेटा टाइप और होता है नल। द नल in JavaScript is a data type that is represented by only one value, the null itself। जैसे अगर हम किसी डेटा को नल असाइन कर दें, जैसे हमने वेरिएबल डिफाइन किया और उसे नल वैल्यू असाइन कर दी, इसका मतलब क्या है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। वेर ए इक्वल टू नल यानी इसकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर हम इसे प्रिंट करते हैं तो इसका जो आउटपुट है वो नल आएगा। और अगर हम इसका डेटा टाइप चेक करते हैं तो डेटा टाइप भी ये रिटर्न ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा नल टाइप का। तो ये कुछ बेसिक डेटा टाइप थे जैसे न्यूमेरिक, स्ट्रिंग, बुलियन, अनडिफाइंड और नल। नेक्स्ट है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। अगर हम नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप की बात करें तो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप ऐसा डेटा टाइप होता है जो नेचर में काफी कम्प्लेक्स होता है और जो मोर देन वन कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ हो। दिस टाइप्स ऑफ डेटा टाइप आर कम्प्लेक्स इन नेचर विच कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन कंपोनेंट यानी जो एक से ज्यादा कंपोनेंट को कंसिस्ट करता हो उसे हम नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप कहते हैं। ऑब्जेक्ट्स, arrays and functions are examples of composite data type। Object contains properties and methods, array contains a sequential list of elements and functions contain collection of statements। इसका मतलब क्या है कि ये जितने भी डेटा टाइप हैं वो कोई सिंगल चीजों को, सिंगल वैल्यू को होल्ड नहीं करता, मल्टीपल टाइप के वैल्यू को होल्ड करता है। जैसे ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी और मेथड्स होती है, एरे में सीक्वेंशियल लिस्ट ऑफ एलिमेंट होता है और फंक्शन में कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट होता है। तो ये चीज नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप जो है इसको हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। इस फिगर में दिया हुआ है प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप की कैटेगरी जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। जैसे नंबर्स की बात करें तो इंटीजर्स, फ्लोटिंग पॉइंट और इंफिनिटी, स्ट्रिंग, बुलियन, अनडिफाइंड और नल। ऐसे ही नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप की बात करें तो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है ऑब्जेक्ट्स, एरेज, फंक्शंस। नेक्स्ट है वेरिएबल। जावास्क्रिप्ट वेरिएबल ऐसा कंपोनेंट है, ऐसा एलिमेंट है जो कि डेटा को स्टोर करता है। जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स आर यूज्ड टू स्टोर डेटा दैट कैन बी चेंज लेटर ऑन। यानी जो वेरिएबल की वैल्यू है वो जब बाद में भी चेंज हो सकती है। द वेरिएबल्स कैन बी थॉट ऑफ एज नेम्ड कंटेनर्स। यानी वेरिएबल को हम जनरली नेम्ड कंटेनर कह सकते हैं। जैसे एक वैल्यू हमने वेरिएबल को असाइन कर दी जिसको हम लेटर ऑन चेंज भी कर सकते हैं। यू कैन प्लेस डेटा इनटू दिस कंटेनर्स एंड देन रेफर टू द डेटा सिंपली बाय नेमिंग द कंटेनर। यानी इस वेरिएबल में कोई भी डेटा असाइन कर देते हैं
उसके बाद जब भी हम इस वेरिएबल का नाम यूज करें तो उस डेटा को रिफ्लेक्ट करता है। जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स मस्ट हैव यूनिक नेम्स, यानी हर एक वेरिएबल का कुछ यूनिक नाम होना चाहिए जिसे हम आइडेंटिफायर भी कहते हैं। वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए कुछ डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिसका हमें यूज करना होता है, फॉलो करना होता है। अगर हम वेरिएबल्स की बात करें तो जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल को हम वेर कीवर्ड का यूज करके वेरिएबल को डिफाइन करते हैं। अगर जावास्क्रिप्ट का न्यू वर्जन है तो जैसे हम लोग मैथ वगैरह में मानते हैं किसी वर्ड को लेट करके किसी पर्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यू को मानते हैं, तो लेट कीवर्ड भी हम यूज कर सकते हैं। तो ये चीजें होती है वेरिएबल डिक्लेरेशन में, वेर कीवर्ड का यूज किया जाता है। जब भी हमें वेरिएबल कोई वैल्यू असाइन करनी होती है तो हम इक्वल टू साइन दे करके, जैसे यहाँ पर ए है, हमने क्या किया, ए को 5 असाइन जैसे किया है, तो ए को 5 असाइन करने के लिए यहाँ पे हमें क्या करना होगा, इक्वल टू साइन देना होगा, तब जा करके राइट हैंड साइड की वैल्यू लेफ्ट वेरिएबल में असाइन हो जाएगी। तो ये तो था कि हम वेरिएबल क्रिएट करने के लिए वेर कीवर्ड का यूज करते हैं और वैल्यू असाइन करने के लिए इक्वल टू साइन का यूज करते हैं। फिर कुछ और रूल रेगुलेशन है जिसका हमें ध्यान रखना है जिस टाइम पे हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं। यूजर कैन आइदर सेपरेटली डिक्लेयर द वेरिएबल एंड देन असाइन वैल्यूज टू इट और straightway declare and initialize the variable। यानी जो वेरिएबल इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन का प्रोसेस है उसमें क्या होता है कि यूजर आइदर पहले वैल्यू को डिक्लेयर करे उसके बाद वैल्यू को इनिशियलाइज करे, या फिर दोनों चीजें एक साथ भी हो सकती हैं। तो दोनों ही तरीका है, यूजर अपने अकॉर्डिंग कर सकता है। नेक्स्ट है जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स कैन स्टोर अ वैल्यू ऑफ एनी डेटा टाइप। जो जावास्क्रिप्ट का वेरिएबल है वो किसी भी तरह के डेटा टाइप को होल्ड कर सकता है। जो भी हमने प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप पढ़ा है वो हर एक तरह के वैल्यू को डेटा स्क्रिप्ट वेरिएबल होल्ड कर पाएगा। फॉर एग्जाम्पल यू कैन स्टोर अ नंबर, स्ट्रिंग, बुलियन, ऑब्जेक्ट एक्सेट्रा डेटा टाइप वैल्यूज इन जावास्क्रिप्ट variables। The value and data type of a variable can change during the execution of a program, and JavaScript takes care of it automatically। यानी जो हम जब भी वैल्यू असाइन करते हैं तो वैल्यू और डेटा टाइप जो है वो जिस टाइम पे हम लोग वेरिएबल की वैल्यू असाइन करते हैं उस टाइम अपने आप चेंज हो जाती है। तो इसीलिए उसका हमें ध्यान नहीं रखना है। वेरिएबल का जो डेटा टाइप है वो एग्जीक्यूशन के दौरान भी चेंज होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल के स्कोप की, तो जावास्क्रिप्ट का जो वेरिएबल है दो तरीके का होता है, एक ग्लोबल वेरिएबल और एक लोकल वेरिएबल। अगर ग्लोबल वेरिएबल की बात करें तो ग्लोबल वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल है जिसका स्कोप इंटायर प्रोग्राम में होता है, मतलब हम कहीं पर भी डिफाइन कर सकते हैं और उसका पूरा प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। दूसरा होता है लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल विल बी विजिबल ओनली विद इन अ फंक्शन वेयर इट इज डिफाइंड। मतलब लोकल वेरिएबल का जो स्कोप होता है वो विद इन ब्लॉक होता है, जहां हम लोग डिफाइन करते हैं सिर्फ वही हम यूज कर सकते हैं। फंक्शन पैरामीटर्स आर ऑलवेज लोकल टू दैट फंक्शन। क्यों? क्योंकि फंक्शन पैरामीटर जो है वो हम पर्टिकुलर फंक्शन के ब्लॉक में ही डिफाइन करते हैं और उसी ब्लॉक में उसका यूज होता है। नेक्स्ट बॉक्स में दिया हुआ है एक फैक्ट, इन दिस बुक वी यूज वेर कीवर्ड टू डिक्लेयर वेरिएबल्स। और इस इसका जो सिंटैक्स है वेर वेरिएबल नेम इक्वल टू लिटरल।
लिटरल्स जो है वो कांस्टेंट है, वेरिएबल नेम जो हमने वेरिएबल का नाम असाइन किया और उसको कीवर्ड से हम असाइन करते हैं। जैसे वेर की जगह हमने यहाँ पर वेर कीवर्ड लिखा है वेरिएबल डिफाइन करने के लिए। ए नाम का जैसे वेरिएबल हमने डिफाइन किया, ए की वैल्यू 7 और सेमीकोलन। तो इस तरीके से हम वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट, जावा स्क्रिप्ट लिटरल्स। लिटरल्स क्या होता है? लिटरल्स आर द वैल्यूज दैट आर असाइन्ड टू अ वेरिएबल एंड डिपेंडिंग ऑन what literals we assign to a variable, its data type will be fixed। यानी जावा स्क्रिप्ट में क्या है कि जब भी हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो वेरिएबल डिक्लेयर करने के टाइम में हमें अलग से उस वेरिएबल का कुछ डेटा टाइप डिफाइन नहीं करना है। हम वेरिएबल को जिस तरह की वैल्यू असाइन करते हैं उसका डेटा टाइप उसके अकॉर्डिंग ही होता है। सो जावा स्क्रिप्ट लिटरल्स कैन बी अ न्यूमेरिक, स्ट्रिंग, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू, एन एरे, बुलियन वैल्यू और इवन एन ऑब्जेक्ट। मतलब जिस तरह की वैल्यू हम किसी वेरिएबल को असाइन कर देते हैं उस वही वैल्यू वेरिएबल का हो जाता है। और लिटरल्स जो है वो बेसिकली एक कांस्टेंट वैल्यू है जो हम किसी वेरिएबल को असाइन करते हैं। नेक्स्ट टर्म है ऑपरेटर्स। अगर ऑपरेटर्स की बात करें, इन जावा स्क्रिप्ट एन ऑपरेटर इज अ सिंबल दैट परफॉर्म्स एन ऑपरेशन ऑन वन और मोर ऑपरेंड। यानी ऑपरेटर जो है वो बेसिकली एक सिंबल है जो कि एक या एक से ज्यादा ऑपरेंड पर ऑपरेशन परफॉर्म करता है, सच एज वेरिएबल्स और वैल्यूज एंड रिजल्ट रिटर्न्स अ रिजल्ट। यानी जो ऑपरेटर है वो एक सिंबल है जो कुछ पर्टिकुलर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है किसी भी वेरिएबल या वैल्यू पे और उसके अकॉर्डिंग हमें रिजल्ट देता है। अगर हम ऑपरेटर्स की बात करें तो जावा स्क्रिप्ट में डिफरेंट टाइप का ऑपरेटर डिफाइन किया गया है, जैसे अरिथमेटिक ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर। ये सारे ऑपरेटर्स जो हैं ये हमने सिलेबस में पढ़े हैं, जो कि हम लोग यहाँ पर रिवीजन भी करने वाले हैं। और ये रिवीजन का जो सेक्शन है उसका ये लास्ट टॉपिक है, टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स। अगर हम फर्स्ट टाइप की बात करें तो फर्स्ट टाइप का ऑपरेटर है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। देयर आर फॉलोइंग अरिथमेटिक ऑपरेटर्स सपोर्टेड बाय जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज। जो जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज है वो डिफरेंट टाइप के अरिथमेटिक ऑपरेटर को सपोर्ट करता है, जो कि यहाँ पर टेबल के फॉर्म में दिया गया है ऑपरेटर। और ऑपरेटर क्या काम करता है और उसका एग्जाम्पल। यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए ए की वैल्यू 10 दे रखी है और बी की वैल्यू 20 दे रखी है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो फर्स्ट जैसे है एडिशन, दो वैल्यू को ऐड करने के लिए एडिशन यूज किया जाता है। अरिथमेटिक ऑपरेटर को हम डेली लाइफ में भी यूज करते हैं, तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, इससे आप फेमिलियर भी होंगे। अगर हम बात करें मॉडुलस ऑपरेटर की, तो मॉडुलस ऑपरेटर जो है वो रिमाइंडर फाइंड आउट करता है। और रिमाइंडर कैसे फाइंड आउट करेगा? तो रिमाइंडर फाइंड आउट करने के बाद यहाँ पर जो रिजल्ट होता है इंटीजर डिवीजन में जो भी वैल्यू आती है उसके अलावा जो बचे हुए वैल्यू हैं वो रिजल्ट देता है। तो इस तरह से क्या है, जैसे मान लीजिए कि हमने 13 को 7 से डिवाइड किया, तो इस केस में क्या है, 7 वन जा 7 और 6 वैल्यू हमारी बच जाती है। तो ये इंटीजर डिवीजन के बाद तो इस तरह से इसका जो रिमाइंडर है वो 6 हो जाएगा। नेक्स्ट है इंक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करता है? अगर हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज करें तो किसी भी वैल्यू को 1 से इंक्रीज कर देता है। जैसे ए की वैल्यू हमारे पास थी 11, ए की इनिशियल वैल्यू 11 थी और हमने लिख दिया ए प्लस प्लस। इसका मतलब क्या है, अब ए की जो वैल्यू है वो एक इंक्रीज हो गई। ऐसे ही डिक्रीमेंट ऑपरेटर,
डिक्रीमेंट ऑपरेटर को हम माइनस माइनस से डिनोट करते हैं। डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करता है, किसी भी वैल्यू को 1 से डिक्रीज कर देता है। तो जैसे ए की इनिशियल वैल्यू 10 है, तो 10 से डिक्रीज करके यहाँ पर 9 रिजल्ट आएगा। तो इस तरीके से डिक्रीमेंट ऑपरेटर काम करता है। नेक्स्ट है एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट यानी पावर। जैसे ए एक्सपोनेंट यहाँ पर 2, डबल स्टार से हम एक्सपोनेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। ए की वैल्यू हमने अज्यूम किया है 10, यानी 10 टू द पावर 2, मतलब इसका रिजल्ट 100। तो इस तरीके से एक्सपोनेंट ऑपरेटर काम करता है। ये अरिथमेटिक ऑपरेटर है जो हमने पढ़ा। नेक्स्ट अगर हम बात करें टाइप, ऑपरेटर टाइप की, तो अगला जो ऑपरेटर है वो है कंपैरिजन ऑपरेटर। और कंपैरिजन ऑपरेटर क्या करता है, दो वैल्यू का कंपैरिजन करता है। जब भी वैल्यू की कंपैरिजन की जाती है तो रिजल्ट आइदर ट्रू में होता है या फिर फॉल्स में होता है। तो फर्स्ट जैसे यहाँ पर है इक्वल टू, क्या है, जब भी हम इक्वल ऑपरेटर की बात करेंगे तो इक्वल ऑपरेटर टू वैल्यू को चेक करेगा और दोनों वैल्यू अगर बराबर है तो ट्रू, अगर बराबर नहीं है तो फॉल्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें नॉट इक्वल टू की, तो नॉट इक्वल टू का रिजल्ट कब ट्रू होगा, तो जब दोनों वैल्यू सिमिलर होगी तो रिजल्ट फॉल्स होगा, और सिमिलर नहीं होगी तो रिजल्ट ट्रू होगा। इस केस में जैसे 10 और 20 की वैल्यू डिफरेंट है, तो ए और बी का रिजल्ट इक्वल के केस में फॉल्स आ रहा है, ए नॉट इक्वल टू बी बी के केस में ट्रू आ रहा है। तो इस तरीके से क्या है, कंपैरिजन ऑपरेटर काम करते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर में क्या है कि जो भी ऑपरेटर दिया गया है उसके अकॉर्डिंग हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं और रिजल्ट आइदर ट्रू या फिर फॉल्स में आता है। जैसे यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन है, तो ए ग्रेटर देन बी, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो इसका रिजल्ट ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स। जैसे ए की वैल्यू 10 है, बी की 20, तो ए ग्रेटर देन बी, यानी 10 ग्रेटर देन 20, तो ये रिजल्ट फॉल्स है। ऐसे ही अगर हम लेस देन की बात करें, तो ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 20 है, तो 10 लेस देन 20, इसका रिजल्ट क्या है, ट्रू। नेक्स्ट है ग्रेटर देन और इक्वल टू। ग्रेटर देन और इक्वल टू में क्या है, हम दो कंडीशन चेक करते हैं। ग्रेटर देन और इक्वल टू में आइदर पहले ग्रेटर चेक करेंगे, उसके बाद अगर ग्रेटर से हमारा रिजल्ट नहीं बनता है, अगर लेफ्ट ऑपरेंड की वैल्यू यानी ए की वैल्यू जैसे अगर ग्रेटर है या फिर इक्वल है, दोनों ही कंडीशन में वैल्यू ट्रू होगी, अदरवाइज फॉल्स होगी। इसी तरह से लेस देन के केस में क्या होगा कि हम लोग चेक करेंगे कि ए की वैल्यू लेस देन है या फिर इक्वल टू है, तो लेस और इक्वल टू दोनों के केस में वैल्यू जो है वो ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स। तो इस तरीके से क्या है, कंपैरिजन ऑपरेटर काम करते हैं। कंपैरिजन स्टेटमेंट्स ऑलवेज रिटर्न और आउटपुट अ बुलियन वैल्यू दैट इज आइदर ट्रू और फॉल्स। इसी तरह से नेक्स्ट ऑपरेटर है लॉजिकल ऑपरेटर। अगर हम लॉजिकल ऑपरेटर की बात करें तो लॉजिकल ऑपरेटर भी क्या करता है, दो वैल्यू को या दो से ज्यादा वैल्यू को इवेलुएट करके और उसके बाद क्या है, रिजल्ट आइदर ट्रू में या फिर फॉल्स में देता है। अब इसमें क्या है, जैसे लॉजिकल ऑपरेटर की बात है, तो लॉजिकल ऑपरेटर के केस में एक तो है कि हम नंबर को आइदर ट्रू फॉल्स में इवेलुएट करें, दूसरा क्या है कि अगर दो ऑपरेंड है जैसे नॉन जीरो है, तो नॉन जीरो इसका मतलब ये भी ट्रू है ये भी ट्रू है। जो जीरो होती है, जीरो को हम फॉल्स मानते हैं, नॉन जीरो वैल्यू हमेशा ट्रू माना जाता है। और ट्रू के केस में क्या है, जब दोनों वैल्यू ट्रू होगी तो रिजल्ट ट्रू होगा। तो इस केस में जब लॉजिकल एंड होगा तो हमेशा सेकंड नंबर जो है वो आउटपुट के फॉर्म में आता है। और ये चीज जो होती है, ये लॉजिकल एंड जो है
ये एक्सप्रेशन के फॉर्म में भी होता है जो कि हमने पढ़ा है ऑलरेडी। और अगर जीरो होगा तो इस केस में वैल्यू जो होगी वो जीरो होगी। ऐसे ही लॉजिकल और की अगर हम बात करें तो लॉजिकल और के केस में क्या होता है, अगर नॉन जीरो वैल्यू है तो फर्स्ट नंबर आंसर होगा, और अगर कोई जीरो है तो उस केस में नॉन जीरो वैल्यू जो है वो आंसर होगा। अगर दोनों ही कंडीशन फॉल्स हो जाए, जैसे इसमें क्या है, हमने कंपैरिजन ऑपरेटर पहले देख लिया। कंपैरिजन ऑपरेटर को भी हम लॉजिकल के साथ कंबाइन कर सकते हैं। पहले कंपैरिजन ऑपरेटर का जो रिजल्ट है वो ट्रू और फॉल्स में आता है, फिर हम लॉजिकल को चेक करते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर में भी क्या है, अगर एंड है तो एंड के लिए ट्रू कब होगा, जब सारे ही वैल्यू ट्रू हो, अदरवाइज एक भी फॉल्स होने से वैल्यू फॉल्स हो जाता है। इसी तरह से और के केस में क्या होता है, जब एक वैल्यू हमारी एक भी वैल्यू ट्रू हो जाए तो रिजल्ट ट्रू आता है, अदरवाइज रिजल्ट क्या है, फॉल्स होता है। तो इस तरीके से लॉजिकल और ऑपरेटर काम करता है। नेक्स्ट है लॉजिकल नॉट। लॉजिकल नॉट, इट इज यूज्ड टू रिवर्स द लॉजिक स्टेट ऑफ इट्स ऑपरेंड। यानी जो भी वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो उस रिजल्ट का जस्ट रिवर्स कर देता है। जैसे अगर कैलकुलेट करके वैल्यू ट्रू आती है तो लॉजिकल नॉट ऑपरेटर जो है वो रिजल्ट को फॉल्स कर देता है, और अगर फॉल्स है तो रिजल्ट को ट्रू कर देता है। तो इस तरीके से क्या है, लॉजिकल ऑपरेटर काम करते हैं, और लॉजिकल ऑपरेटर का भी रिजल्ट अगर ट्रू फॉल्स का केस हो तो ट्रू फॉल्स, अदरवाइज सारे ट्रू हो, एक्सप्रेशन के फॉर्म में हो तो वैल्यू भी रिजल्ट आता है। नेक्स्ट, अगर हम असाइनमेंट ऑपरेटर की बात करें तो असाइनमेंट ऑपरेटर जनरली हम सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करते हैं, जिसमें क्या होता है, राइट साइड में आइदर कोई एक्सप्रेशन हो सकता है या फिर कोई वैल्यू हो सकती है। जैसे यहाँ पर x प्लस वाई दिया हुआ है, तो x प्लस वाई एक एक्सप्रेशन है जिसमें क्या है, x प्लस वाई की वैल्यू कैलकुलेट होगी और z में असाइन हो जाएगी। तो इस तरह से असाइनमेंट ऑपरेटर काम करता है। असाइनमेंट ऑपरेटर में कुछ और भी टाइप है, जैसे कि यहाँ पर शॉर्ट हैंड के फॉर्म में दिया हुआ है प्लस और इक्वल टू। इसका मतलब क्या है, पहले ऐड होगा फिर असाइनमेंट होगा। जैसे z प्लस इक्वल टू एक्स, यानी पहले z प्लस इक्वल टू एक्स, मतलब z प्लस एक्स पहले करेंगे और फिर उसकी वैल्यू z में असाइन कर देंगे। तो ये होता क्या है कि जैसे इसमें राइट ऑपरेंड के साथ पहले कैलकुलेशन परफॉर्म होता है, फिर लेफ्ट में जो है वो वैल्यू असाइन हो जाती है। इसी तरह से माइनस और इक्वल टू यानी सब्ट्रैक्ट और असाइनमेंट। तो z माइनस इक्वल टू एक्स का मतलब है z इक्वल टू जेड माइनस एक्स। तो इसी तरह से मल्टीप्लाई एंड असाइनमेंट और डिवाइड एंड असाइनमेंट ऑपरेटर भी काम करता है। तो ये टाइप्स ऑफ ऑपरेटर था जो कि हमने पढ़ा। ऐसे ही मॉडुलस में भी होता है, मॉडुलस का भी शॉर्ट हैंड ऑपरेटर है जिसको कि हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑपरेटर है कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर को हम टर्नरी ऑपरेटर भी कहते हैं क्योंकि इसमें तीन पार्ट होते हैं। जैसे अगर हम सिंटैक्स के फॉर्म में देखें तो फर्स्ट पार्ट है कंडीशन, और कंडीशनल ऑपरेटर को क्वेश्चन मार्क और कोलोन ये दो सिंबल का यूज करके हम लिखते हैं। तो इसमें क्या है, फर्स्ट पार्ट में कंडीशन है, सेकंड पार्ट में फर्स्ट स्टेटमेंट और थर्ड पार्ट में सेकंड स्टेटमेंट। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो फर्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है, अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो सेकंड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। जैसे कई बार हम लोग इफ एल्स का यूज करके छोटा कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो उसकी कंडीशन आइदर ट्रू या फिर फॉल्स होती है। तो उस केस में हम इफ एल्स की जगह पर कंडीशनल ऑपरेटर भी यूज कर सकते हैं, ताकि जब
ट्रू वैल्यू आए तो फर्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, और अगर फॉल्स वैल्यू आए तो सेकेंड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। नेक्स्ट है, आज का लास्ट टॉपिक है टाइप ऑफ ऑपरेटर। अगर हम टाइप ऑफ ऑपरेटर की बात करें तो जावा स्क्रिप्ट में टाइप ऑफ ऑपरेटर जनरली क्या करता है, जो ऑपरेंड है उसकी वैल्यू को चेक करता है और उसके डेटा टाइप को रिटर्न करता है। यानी टाइप ऑफ ऑपरेटर जो है वो डेटा टाइप रिटर्न करता है मेनली। इसको हमने प्रोग्राम की हेल्प से देखा है, जैसे HTML का प्रोग्राम लिखा हुआ है और इसमें स्क्रिप्ट टैग यूज किया है। स्क्रिप्ट टैग के अंदर वेर कीवर्ड से डिफरेंट काइंड ऑफ वेरिएबल यूज किया हुआ है और उस वेरिएबल का डेटा टाइप यहाँ रिटर्न किया है। जैसे वेर x इक्वल टू डिफाइन किया हुआ है एक लिस्ट के फॉर्म में एलिमेंट। तो ये बेसिकली क्या होता है, लिस्ट के फॉर्म में तो मल्टीपल टाइप का एलिमेंट यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये ऑब्जेक्ट टाइप का डेटा हो गया। ऐसे ही अगर हम वेर y लिखते हैं और इक्वल टू इस तरह से डबल या सिंगल कोटेशन मार्क में किसी भी चीज को लिखें तो वो स्ट्रिंग होता है, तो इसलिए y का डेटा टाइप स्ट्रिंग है। नेक्स्ट, z इक्वल टू 45, तो 45 जो z की वैल्यू है वो इंटीजर है, तो इसलिए इसका वैल्यू क्या आया, नंबर। इसी तरह से f इक्वल टू फॉल्स, यानी फॉल्स का डेटा टाइप क्या है, बुलियन। इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट वेरिएबल को डिफाइन करना चाहें और इक्वल टू नल, तो जो d का डेटा टाइप है, d की वैल्यू तो नल है लेकिन नल का जो डेटा टाइप होता है वो जैसे ऑब्जेक्ट हुआ, तो यहाँ पर डेटा टाइप ऑफ d क्या है, ऑब्जेक्ट। इसी तरह से अगर हम किसी वेरिएबल को डिफाइन कर देते हैं और वैल्यू असाइन नहीं करते, तो इस केस में क्या है, वेर n, यानी n की जो वैल्यू है वो अनडिफाइंड है। तो इस तरह से टाइप ऑफ ऑपरेटर हमने डिटेल में देखा, और हमें पता है कि br टैग हम लोग यूज करते हैं यहाँ पर लाइन चेंज करने के लिए। टाइप ऑफ ऑपरेटर है ये डेटा टाइप चेक करने के लिए, एज इट इज किसी चीज को लिखना है तो डबल कोटेशन मार्क, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट है हम आउटपुट को प्रिंट करने के लिए डॉक्यूमेंट डॉट राइट का यूज करते हैं। तो ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी 11th में पढ़ी है, तो इसीलिए हमने ज्यादा डीपली डिस्कस नहीं किया, लेकिन पूरे टॉपिक को हमने रिवाइज किया है। तो ये वीडियो मेनली जो था वो रिवीजन टूर था क्लास 11th का, जो कि हमने जावा स्क्रिप्ट का पढ़ा है। जो अगली वीडियो होगी उसमें हम फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, और ये जो वीडियो होगा ये जावा स्क्रिप्ट पार्ट 2 का होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।